हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 13 जनवरी 2024 और स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है वो है पाराद्वीप के मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है। पाराद्वीप जो कि एक फिशिंग हार्बर है, ठीक है, उसके मॉडर्नाइजेशन से संबंधित हमारा पहला आर्टिकल है। न्यूज़ में क्यों है? इसीलिए न्यूज़ में, क्योंकि इसका मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, इसीलिए तो न्यूज़ में आया है। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। पूरी स्कीम क्या है, क्यों मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, क्या किया जाएगा, सबके बारे में। तो सबसे पहले केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पाराद्वीप जो हार्बर है उसका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, जिसमें 100% फंड केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। कौन सी स्कीम के तहत? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम के तहत। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, उसके तहत इसका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। इसमें 100% फंड है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा। अभी तक दो चीजें याद रखो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसके तहत पाराद्वीप का मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है। फंड कौन दे रहा है? फंड दे रही है केंद्र सरकार। 100% फंड है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। लागू कौन करेगा? इंप्लीमेंट कौन करेगा? मत्स्य संपदा योजना के तहत तो आप इसे बना रहे हो, फंड केंद्र सरकार दे रही है 100%। लागू कौन करेगा? इंप्लीमेंट कौन करेगा? इंप्लीमेंट किया जाएगा पाराद्वीप पोर्ट अथॉरिटी। पाराद्वीप पोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इसे लागू किया जाएगा। किसके द्वारा लागू किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा? पाराद्वीप पोर्ट अथॉरिटी द्वारा। और इसको टाइम दिया गया इस अथॉरिटी को कि आपको 18 महीने में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। ठीक है जी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत लाया गया है। 100% फंड ये देगी केंद्र सरकार। पाराद्वीप एक फिशिंग हार्बर है जिसका मॉडर्नाइजेशन करना है, इसे लागू करेगी पाराद्वीप पोर्ट अथॉरिटी। पाराद्वीप पोर्ट अथॉरिटी से लागू करेगी। 18 महीने का इसको टाइम दिया गया है। ठीक है जी, अब देख लेते हैं पाराद्वीप के बारे में। पाराद्वीप, इसकी लोकेशन की बात करें तो यह है उड़ीसा में। यहाँ से एक जाती है महानदी जो रायपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है और इसके मुहाने पर स्थित है पाराद्वीप। ये देखो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे गिरती है, इसका मुहाना है, यहाँ पर स्थित है। ऊपर कोलकाता पोर्ट है। ठीक है जी, ये तो पाराद्वीप की हमने लोकेशन देख ली। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, देख लेना, अच्छे से देख लेना। ठीक है जी, उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पोर्ट है। पाराद्वीप की बात करें तो ये एक नेचुरल है, यानी प्राकृतिक पोर्ट है। ठीक है जी, एक तो नेचुरल पोर्ट होता है जो पहले से कुदरत द्वारा बनाया गया होता है, एक पोर्ट होता है जो मैन मेड होता है जिसे इंसान बनाते। तो पाराद्वीप है वो प्राकृतिक पोर्ट है, नेचुरल पोर्ट है, उसे इंसान ने नहीं बनाया है। ठीक है जी, ये देख लिया। यहाँ पे क्या किया जाएगा, अभी मॉडर्नाइजेशन किस प्रकार से किया जाएगा? आधुनिकरण करना है, वो किस प्रकार से आधुनिकरण किया जाएगा? तो आधुनिकरण है ना, इसमें क्या किया जाएगा, पाराद्वीप है उसके नीचे जो सॉइल है ना, सॉइल काफ़ी सॉफ्ट है, तो इस सॉफ्ट सॉइल को हटा के इसको गहरा किया जाएगा ताकि जो बड़े बड़े शिपमेंट है वो यहाँ पे आके रुक सके। अब ऊपर इसका कोलकाता पोर्ट है, तो कोलकाता पोर्ट की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वहाँ पर सॉइल जमा हो जाती है, ताकि जिसके कारण वहाँ पे बड़े बड़े पोर्ट हैं, बड़े बड़े शिप हैं, वो आके रुक नहीं सकते हैं। बट इसके नीचे सॉइल है उसको हटा दिया जाएगा, गहरा किया जाएगा, जिससे बड़े बड़े शिप यहाँ पे रुकेंगे। इसकी इंडस्ट्री डेवलप की जाएगी, साथ ही साथ में कनेक्शन बेहतर किया जाएगा, कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी, और जो भी है रेल रोड वगैरह से दूसरी सिटी से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी। तो यहाँ पे शिपमेंट रुकेगी, फिशिंग हार्बर के रूप में इसे डेवलप किया जाएगा। ठीक है जी, जो कि है भी एक फिशिंग हार्बर। अब हम देख लेते हैं मत्स्य संपदा योजना के बारे में। मत्स्य संपदा योजना की बात करें तो इसे ब्लू रेवोल्यूशन आप सबको याद होगा, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन क्यों लाया गया था? फिशिंग सेक्टर को डेवलप करने के लिए, और जो भी सी बेस एग्रीकल्चर है उसे डेवलप करने के लिए ब्लू रेवोल्यूशन लाया गया था। ठीक है जी, अब जो इसी के तहत इसे स्टार्ट किया गया है, जो मत्स्य संपदा योजना है ब्लू रेवोल्यूशन के तहत स्टार्ट की गई है, जो हमारा टारगेट था ना वो। अब इसमें क्या किया जाता है ब्लू रेवोल्यूशन में, फिशरी सेक्टर को, क्रिटिकल गैप है ना फिशरी सेक्टर से संबंधित, उसे फिल किया जाता है। ठीक है जी, अब जो मत्स्य संपदा योजना है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है। इसके दो कंपोनेंट है, एक तो है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट इसे फंड करती है। दूसरी है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है। ठीक है जी, अब इसका एम है ना, एम क्या है मत्स्य संपदा योजना का, उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया था? इसका उद्देश्य है एग्रीकल्चर में जो फिशरीज सेक्टर है, एग्रीकल्चर में फिशरी सेक्टर है उसकी भूमिका बढ़ानी। अभी क्या एग्रीकल्चर में फिशरी सेक्टर की भूमिका है ना वो केवल 7% है, तो इसे बढ़ाकर 9% लेके जाना है। तो फिशरी सेक्टर की भूमिका बढ़ानी है। ठीक है जी, अब कुछ और गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिए गए हैं जो पोर्ट डेवलपमेंट से संबंधित है, और भी जो भी फिशरी सेक्टर उसके लिए हैं, तो एक बार उनके बारे में देख लेते हैं।
तो पहला इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट सागरमाला। प्रोजेक्ट सागरमाला के बारे में आप सबने सुना होगा। इससे हमारा टारगेट क्या है, हमारे सारे पोर्ट है उनको आपस में जोड़ना है, वहाँ पे कनेक्टिविटी बेहतर करनी है, मैरीटाइम जो ट्रेड होती है उसे बूस्ट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को बूस्ट करने के लिए पोर्ट है उनको डेवलप करना है। ये सागरमाला प्रोजेक्ट का टारगेट है। दूसरा इनिशिएटिव है वो है प्रोजेक्ट उन्नति। प्रोजेक्ट उन्नति में क्या होता है, जो हमारा 12 मेजर पोर्ट है ना, उनमें एक बेंचमार्क सेट करना है, किस प्रकार से हमारे जो बड़े बड़े पोर्ट हैं वो कम्पीट कर सके और एक बेहतर पोर्ट बन सके, वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट करके बेहतर पोर्ट बन सके। ये है प्रोजेक्ट उन्नति। उसके बाद में है मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट एक लाया गया है। मेजर पोर्ट है 12, उससे संबंधित एक्ट लाया गया था 2021 में, ताकि जो वहाँ पे गवर्नेंस की प्रॉब्लम है उसमें सुधार लाई जा सके। ठीक है। इसके अलावा वहाँ पर सारोद पोर्ट क्या है, ये एक इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से वहाँ पर कोई डिस्प्यूट चलता है ना, उस डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए सारोद पोर्ट इनिशिएटिव ला गए थे। अब एक मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट में कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं, डिफरेंस क्या होता है। तो मेजर पोर्ट होते हैं उन्हें शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग द्वारा उन्हें मैनेज किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा मैनेज किया जाता है। और माइनर पोर्ट होता है उसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किया जाता है। मेजर पोर्ट होता है वो इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित होते हैं और माइनर पोर्ट होते हैं वो कोस्टल और फिशिंग ट्रेड से संबंधित होते हैं। तो एक बार पुनः हम देख लेते हैं हमने आज क्या देखा है। न्यूज़ थी पारादीप फिशिंग हार्बर का मॉडर्नाइजेशन। पारादीप फिशिंग मॉडर्न न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ थी पारादीप फिशिंग हार्बर का मॉडर्नाइजेशन। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पारादीप हार्बर का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, जिसमें 100% फंड है वो केंद्र सरकार देगी। इसे इम्प्लीमेंट करेगी पारादीप पोर्ट अथॉरिटी इसे इम्प्लीमेंट करेगी। 18 मंथ का टारगेट दिया गया है इस अथॉरिटी को, 18 मंथ में इसे ठीक करना है। पारादीप के लोकेशन की बात करें तो ये महानदी के मुहाने पर स्थित है, उड़ीसा में। ऊपर कोलकाता पोर्ट है, ये एक नेचुरल पोर्ट है और इसमें क्या किया जाएगा, इसे डीप बनाया जाएगा, गहरा किया जाएगा। और मत्स्य संपदा योजना की बात करें तो ये ब्लू रेवोल्यूशन के तहत लाई गई थी फिशरी सेक्टर की क्रिटिकल गैप को फिल करने के लिए। ये एक अम्ब्रेला टर्म है, अम्ब्रेला स्कीम है। इसके 2 कंपोनेंट है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है। इसमें एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसमें फिशरीज की जो भूमिका है उसे बढ़ाने के लिए इसे लाया गया था। ठीक है। फिर हमने देख लिया था गवर्नमेंट के इनिशिएटिव, प्रोजेक्ट सागरमाला है, प्रोजेक्ट उन्नति है, मेजर पोर्ट अथॉरिटी है, सारदो पोर्ट है। फिर पोर्ट में माइनर पोर्ट में हमने डिस्कस किया था कि इसमें अंतर क्या है। ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है किनमेन आइलैंड से संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है, अभी 13 जनवरी को ताइवान में वोट होने वाले हैं। ठीक है। और इस वोट में जो किनमेन आइलैंड है उसके लोग भी भाग लेंगे। न्यूज़ हमारे लिए खास इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, हम देख लेते हैं किनमेन आइलैंड की लोकेशन। किनमेन आइलैंड है, ये देखो चाइना है, चाइना के साउथ ईस्ट में है वो किनमेन आइलैंड है, वो लोकेटेड है। ये है किनमेन आइलैंड, ये साउथ चाइना है। ठीक है। इधर ये ताइवान है, ये ताइवान स्टेट है। तो किनमेन आइलैंड है जिसे क्यूमोय आइलैंड भी कहा जाता है। किनमेन आइलैंड को क्यूमोय आइलैंड भी कहा जाता है। ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड का एक ग्रुप है। ठीक है। तो अभी इसे गवर्न करता है वो ताइवान के द्वारा गवर्न किया जाता है। ठीक है। चाइना इसे अपना क्लेम करता है बट ताइवान के द्वारा इसे गवर्न किया जाता है। ताइवान और चाइना तो अलग ही है, यूएस वगैरह वो ताइवान को सपोर्ट करते हैं, तो हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी ताइवान की। तो ये ताइवान और चाइना के बीच में ये किनमेन आइलैंड की लोकेशन है। तो लोकेशन आप याद रखना, लोकेशन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है ट्रेड बैरियर को रिजोल्व करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। क्या है न्यूज़ में, क्या है आर्टिकल है कि एक ट्रेड बैरियर जो भी होते हैं ना उनको रिजोल्व करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है। किसने बनाई, सबसे पहले ये टास्क फोर्स किसने बनाई है? तो कॉमर्स मिनिस्ट्री है ना, कॉमर्स मिनिस्ट्री द्वारा कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जो ट्रेड बैरियर होते हैं उन्हें रिजोल्व करने के लिए फॉरेन एक्सपोर्टर, हम जो फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर है वो फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं, उनके द्वारा कुछ बैरियर फेस किए जाते हैं, कुछ ट्रेड बैरियर फेस किए जाते हैं। उनको रिजोल्व करने के लिए उन्हें एड्रेस करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है। किसने बनाई है? कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बनाई है। किसके लिए बनाई है? जो फॉरेन एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए बनाई गई है। ठीक है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने एक टास्क फोर्स बनाई है, ये इसलिए न्यूज़ में है। अब क्या क्या किया जाएगा, इस टास्क फोर्स को क्या टास्क दी गई है, क्या पूरा करना है इनको? सबसे पहले तो ट्रेड में टेक्निकल और क्या क्या बैरियर आते हैं उनको देखना है। ट्रेड में एक तो ट्रेड बैरियर आते हैं, एक टेक्निकल बैरियर आते हैं, उनको देखना है। साथ ही साथ में किस प्रकार के सिस्टम होते हैं, किस प्रकार के स्टैंडर्ड है, उनको इम्प्रूव करने का बोला गया है। साथ में जो अलग अलग कंट्री है उनके साथ में म्यूचुअल रिकॉग्नाइजेशन एग्रीमेंट किए गए, उन्हें इम्प्रूव करना है, प्रोजेक्ट स्टैंडर्ड बढ़ाना है। तो ये सारे प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड बढ़ाना है, ये सारे इसको टास्क दिए गए हैं। अब
टैरिफ बैरियर कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं टैरिफ बैरियर, एक होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर में टैक्स लगाया जाता है, अलग अलग प्रकार के जो भी ड्यूटी पर लगाए जाते हैं वो टैक्स होते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर में क्या होता है, वहाँ पे एक तो टेक्निकल बैरियर होते हैं, एक नॉन टेक्निकल होता है। टेक्निकल में कैसे कैसे बैरियर होते हैं, देखो इनमें क्या होता है, अलग अलग देश है ना वो अपने डोमेस्टिक रूल बनाते हैं, जो उनके देश में जो भी चीज़, जैसे भारत में कुछ चीज़ आ रही है तो भारत के द्वारा डोमेस्टिक रूल बनाया जाएगा कि भारत में अगर ह्यूमन है, इंसान है, एनिमल है, प्लांट्स है, उनको कोई नुकसान ना हो जाए, इसके लिए उनके हेल्थ में दिक्कत ना हो जाए, इसके लिए कोई भी बाहर से चीज़ आ रही है उनको देखा जाता है, अगर भारत को लगता है इसमें दिक्कत है तो उस पर बैरियर लगाया जा सकता है, ठीक है, उसे बैन किया जा सकता है। तो टेक्निकल बैरियर में क्या होता है, टेक्निकल बैरियर में रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। जैसे यूरोपियन कंट्री बोलती है ना कि भारत के जो आम वगैरह आ रहे हैं उसमें दिक्कत है, उनके स्टैंडर्ड सही नहीं, तो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं। टेस्टिंग के द्वारा भी बोला जाता है कि टेस्ट किया हमने, आपका जो सही नहीं है। देखो टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर में क्या होता है, आप प्रूव नहीं कर सकते ये चीज़ सही है नहीं है, वो अपने मन से बोल देते कि नहीं हमें पसंद नहीं है, ये चीज़ में ये दिक्कत है, ये चीज़ में ये दिक्कत है, तो ऐसे टैरिफ बैरियर नॉन टैरिफ बैरियर लगा जाते हैं। जैसे रेगुलेशन सेट कर लिया, स्टैंडर्ड है, टेस्टिंग है, सर्टिफिकेशन मांग लिया आपसे, ठीक है। अब नॉन टेक्निकल में क्या होता है, कोटा लगा दिया, आप इससे ज़्यादा चीज़ नहीं बेच सकते हो, ठीक है। लाइसेंस मांग लिया आपसे, ये लाइसेंस तो ही आप चीज़ बेच सकते हो। तो ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा टैरिफ और मतलब नॉन टैरिफ बैरियर लगा जाते हैं, जिससे इंडियन प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में जा नहीं सकता है। आप यहाँ से कुछ चीज़ भेज रहे हो, पेन भेज रहे हो, जो पेन 5 रुपये की है वहाँ जाके वो 20 रुपये की हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग प्रकार के बैरियर लगा जाते हैं, अलग अलग प्रकार के टैक्स से वो चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है, जो वहाँ से लोकल मार्केट से कम्पीट नहीं कर सकती है, इसीलिए उस चीज़ की प्राइस बढ़ जाती है और इंडियन जो एक्सपोर्टर है वो पिछड़ जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो इस प्रकार के ये बैरियर लगाए जाते हैं। इनको रिजोल्व करने के लिए, ट्रेड बैरियर को रिजोल्व करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई है, यही पूरा मुद्दा था। किसने बनाई, कॉमर्स मिनिस्टर ने बनाई, अलग अलग उनको मैंडेट दिए गए। नॉन टैरिफ बैरियर के बारे में हम देख लिए, तो ये पूरा आर्टिकल इससे संबंधित था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है उस्ताद राशिद खान जी के बारे में। क्या हुआ है, न्यूज़ में क्यों है, इस उस्ताद जो राशिद खान जी है वो हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थे, इनका अभी कलकत्ता में निधन हो चुका है, इससे संबंधित न्यूज़ थी। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो एक बार देख लेते हैं इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म है वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उस्ताद राशिद खान जी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये जो मियाँ तानसेन जी के बारे में आप सबने सुना होगा, तो ये मियाँ तानसेन जी के 31st जनरेशन के थे, मतलब 31वीं जनरेशन के थे। और इनके गुरु थे निसार हुसैन और मुस्तफ़ा खान जी है इनके गुरु थे। क्या देखा हमने, सबसे पहले इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। मियाँ तानसेन जी के 31वें जनरेशन के हैं। इनके गुरु का नाम निसार हुसैन जी और मुस्तफ़ा खान जी इनके गुरु थे। और इन्होंने है ना रामपुर समसवान गायकी है ना, एक गायकी की अलग अलग स्टाइल होती है, तो इनकी जो गायकी की स्टाइल है रामपुर समसवान गायकी, इनकी स्टाइल कौन सी थी, रामपुर संवान गायकी इनकी गायकी की स्टाइल थी। अगर आपको पूछ ले कि इनकी जो मृत्यु हुई है राशिद खान जी की, ये कौन सी गायकी या कौन सी स्टाइल में गाते थे, तो ये रामपुर संवान इस गायकी की स्टाइल में गाते थे। और ये जो ग्वालियर जो घराना, अलग अलग गायकी के घराने होते, तो ये जो थे ये ग्वालियर घराने से संबंधित थे, ठीक है, वहाँ से जुड़े हुए थे, ग्वालियर घराने से जुड़े हुए थे, ठीक है। इनका जो मीडियम था वो स्लो था, स्लो टेम्पोज के साथ में गाते थे, धीरे धीरे करके ऊपर जाते थे, तो स्लो टेम्पो के साथ में गाते थे। इनको मास्टर ऑफ तराना भी कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक को काफ़ी आगे ले गए और हिंदुस्तानी म्यूजिक में लाइट म्यूजिक जोड़ा। लाइट म्यूजिक क्या होता है, जो बॉलीवुड मूवीज वगैरह में जो गाना चलता है वो लाइट म्यूजिक होता है, तो इन्होंने हिंदुस्तानी म्यूजिक में लाइट म्यूजिक को जोड़ने का काम किया, ठीक है। और इन्होंने मूवी में भी कई गाने गाए थे, ठीक है। साथ ही साथ अमीर खुसरो है ना, उनकी बंदिश से भी इन्होंने यूज़ की। अमीर खुसरो जी ने काफ़ी शायरिया वगैरह लिखी थी, काफ़ी बंदिश से लिखी थी, तो उसका भी इन्होंने यूज़ किया था, अमीर खुसरो की बंदिश का, ठीक है जी। अब इनको पद्मश्री मिला था 2006 में, 2006 में इनको पद्मश्री मिला था। और इनको पद्म भूषण भी मिला था 2022 में, 2022 में इनको पद्म भूषण भी मिला था। बंग विभूषण भी इनको सम्मान मिला है, संगीत महासम्मान भी इनको मिला हुआ है। हिंदुस्तानी म्यूजिक और एक कर्नाटिक म्यूजिक के बारे में थोड़ा बहुत डिफरेंस देख लेते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। हिंदुस्तानी म्यूजिक की बात करें, भारत में 2 म्यूजिक के है ना सिस्टम, एक कर्नाटिक म्यूजिक और एक है हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो काइनेटिक म्यूजिक में क्या होता है, 7 ताल होते हैं, 7 ताल होंगे तो फ्रीडम नहीं है उनके पास में, एक्स्ट्रा नहीं सोच सकते क्योंकि 7 ताल ही है। और हिंदुस्तानी म्यूजिक में वो 21 ताल होते हैं, हिंदुस्तानी म्यूजिक में 21 ताल होते हैं और काइनेटिक म्यूजिक में 7 ताल होते हैं। चीज समझ में आ रही है आपको कि अंतर क्या है। देखो 21 ताल हो गए, उनके पास में बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेस करने को होता है। आपके पास में अगर वर्ड बहुत ज्यादा होता है, आपको छूट दी जाती है कि कुछ भी बोलो, तो आप बहुत कुछ बोल सकते हो।
तो इनके पास में हिंदुस्तानी म्यूजिक में स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बहुत कुछ ये बोल सकते हैं। और काइनेटिक म्यूजिक में 7 ताली होते हैं। अब देखो काइनेटिक म्यूजिक होता है ना, तो वहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना उन पर कम फोकस होता है। देखो जैसे वीणा है, मृदंग है, इनका यूज़ किया जाता है, बट में इंस्ट्रूमेंट की जगह वोकल्स होते हैं ना, जो आवाज़ होती है, वोकल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, आवाज़ पर ज़्यादा फोकस होता है। जबकि बात करते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक की, तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट पर भी फोकस किया जाता है। यहाँ पर मेन इंस्ट्रूमेंट होता है, हिंदुस्तानी म्यूजिक में तबला होता है, और काइनेटिक म्यूजिक में होता है वो होता है वीणा है, मृदंग है, वो मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, तबले पर फोकस किया गया, तबला कैसे बजा रहे हो, और काइनेटिक में आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है, अब गा कितना अच्छा है, उस चीज़ पे फोकस किया जाता है। हिंदुस्तानी म्यूजिक है वो लाइट म्यूजिक है, और नॉर्थ इंडिया में चलता है, और वो साउथ इंडिया में चलता है। तो एक बार इनके बारे में देख लिया हमने। राशिद खान जी जन्म यूपी में हुआ था। मियाँ तानसेन भी इनको कहा जाता है। मियाँ तानसेन की 31वीं जनरेशन से संबंधित थे। गुरु कौन थे इनकी? निसार हुसैन जी। मुस्तफ़ा खान जी इनके गुरु थे। इन्होंने रामपुर समसवन गायकी इनकी स्टाइल थी, और ग्वालियर घराने से ये संबंधित थे, और इन्होंने मीडियम स्लो टेम्पोज में गाना गाते थे। मास्टर ऑफ तराना भी कहा जाता है, मास्टर ऑफ तराना भी इनको कहा जाता है। लाइट म्यूजिक गाते थे, कई बॉलीवुड की मूवी में भी ये गाना गा चुके हैं। अमीर खुसरो की जो बंदिशें थी उनका भी इन्होंने यूज़ किया था। अवार्ड मिला था 2006 में, पद्मश्री मिला था, 2022 में इनको पद्म विभूषण भी मिला है, साथ ही साथ बंग विभूषण मिला है, संगीत महासम्मान का अवार्ड भी मिला है। हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटक म्यूजिक के बारे में भी कंपेयर भी हमने किया है। 21 ताल होते हैं हिंदुस्तानी म्यूजिक में, 7 ताल होते हैं कर्नाटक म्यूजिक में। तबला का यूज़ किया जाता है हिंदुस्तानी म्यूजिक में, वहाँ पर काइनेटिक म्यूजिक में वीणा और मृदंग का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट पे फोकस होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक में, वहाँ पर आवाज़ है वोकल पर फोकस होता है। लाइट म्यूजिक होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक में, और उनमें लाइट म्यूजिक नहीं होता है, वहाँ पर संगीत में म्यूजिक होता है, और वो कर्नाटक या साउथ इंडिया में फेमस है, ये नॉर्थ इंडिया में फेमस है। तो ये पूरा आर्टिकल था राशिद खान जी से संबंधित। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कृष्णा गोदावरी बेसिन पर अभी ऑयल का प्रोडक्शन हुआ है, उससे संबंधित है। क्या हुआ है? कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है ना, वहाँ पर ओएनजीसी ने अपना पहला ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट किया गया। ये एक डीप वाटर ब्लॉक प्रोडक्शन होगा, ठीक है। वहाँ पर एक डीप वाटर में ब्लॉक लिया गया है, जहाँ पर ओएनजीसी है वो ऑयल का प्रोडक्शन करेगी। तो इससे संबंधित ये न्यूज़ है। एक बार इसकी लोकेशन की बात करें, ये जो काकीनाडा कोस्ट है ना, काकीनाडा कोस्ट से 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर है, ठीक है। कृष्णा गोदावरी बेसिन है, वहाँ पर काकीनाडा कोस्ट है, उससे 25 किलोमीटर दूर है ये ब्लॉक है। वहाँ पर ये ब्लॉक को खोला गया है ओएनजीसी के द्वारा, और इसमें 45,000 बैरल पर डे में प्रोडक्शन होगा। तो बहुत ही अच्छा, ये अगर यहाँ पे ऑयल निकलता है तो भारत के लिए बहुत ही बेनिफिट है। इससे क्या होगा, जो हमारे ऑयल और गैस का प्रोडक्शन है वो 7% इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत ही बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन देखने को मिला है। और कृष्णा गोदावरी बेसिन है ना, ये एक डेल्टा प्लेन, आप इसके बारे में देखो, ये मैप में देखो, यहाँ से कृष्णा गोदावरी दोनों ये डेल्टा प्लेन है, और साथ ही साथ में ये ईस्ट कोस्ट पर है। और ये जो एरिया है ना, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन बहुत ही बड़ी मात्रा में मिलता है, बिकॉज कि ये है ना काफ़ी पुराना एरिया है, और आप इसके बारे में जियोग्राफी पढ़ा भी होगा, काफ़ी पुराना एरिया, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो ये कृष्णा गोदावरी बेसिन से संबंधित था। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो रिवाइज फार्मा मैन्युफैक्चरिंग रूल से संबंधित है। क्या हुआ अभी? हेल्थ मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा जो हमारे जो फार्मा होते हैं ना, फार्मा मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित नए रूल लाए गए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा फार्मा मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित नए रूल लाए गए हैं। पहले क्या, कौन से रूल थे? पहले रूल थे 1945 के थे, ड्रग्स कॉस्मेटिक्स से संबंधित 1945 के रूल थे। इनको चेंज करके अभी 2023 में नए रूल लाए गए, नए बदलाव करके लाए गए। पहले क्या होता था कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग थी ड्रग्स की, उसमें क्वालिटी पर फोकस नहीं था। तो अब नए रूल में क्वालिटी पे काफ़ी फोकस किया गया है। लोगों की यही शिकायत थी कि इंडियन जो मेडिसिन है उसमें क्वालिटी नहीं है, तो इसीलिए बाहर की मेडिसिन ज़्यादा पॉपुलर है। इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन मेडिसिन इसीलिए पॉपुलर नहीं थी कि क्वालिटी पे फोकस नहीं था। नए रूल में क्वालिटी पे फोकस किया गया है। साथ ही साथ में जो मैन्युफैक्चरर है ना, छोटे मैन्युफैक्चरर, उनको बोला गया कि जल्द से जल्द आपकी क्वालिटी चेंज करो। उनको 6 महीने का टाइम दिया गया है, और जो बड़े मैन्युफैक्चरर है उनको 12 महीने का टाइम दिया कि आप अपनी जो क्वालिटी है उसमें चेंज लाओ, बहुत ही बड़े लेवल पर इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी लेके आओ। जबकि देखो WHO में क्या होता है, बड़े लेवल को, बड़े प्लेयर होते हैं उनको 6 महीने का टाइम देता है, और छोटे प्लेयर होते हैं, स्मॉल प्लेयर या स्मॉल जो फर्म होती है उनको 12 महीने का टाइम दिया जाता है। बट यहाँ पर इस रूल में उल्टा किया गया है। यहाँ पे छोटे प्लेयर होता है, छोटे जो कंपनी वाले हैं उनको बोला गया 6 महीने में अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो, और बड़े प्लेयर है उनको बोला कि आप 12 महीने में अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो। ऐसे कुछ नई कैटेगरी भी ऐड की गई है। तो ये पूरा आर्टिकल था रिवाइज फार्मा मैन्युफैक्चरिंग रूल से संबंधित है। किसने लाया है? हेल्थ मिनिस्टर ने। क्यों लाया है? बिकॉज क्वालिटी बढ़ाई नहीं है। कॉस्मेटिक रूल 1945 से उन्होंने चेंज करके 2023 में नए रूल लाए हैं।
क्वालिटी इंप्रूव करनी है। इससे पहले हमने कृष्णा गोदावरी के बारे में देखा था, वहां पर ऑयल प्रोडक्शन के लिए ओएनजीसी ने अपना पहला प्रोडक्शन किया है। कृष्णा गोदावरी बेसिन के बारे में हमने देखा था, ठीक है, 7% ऑयल और गैस की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। उससे पहले राशिद खान जी से के बारे में देखा था। तो ये पूरा आज का करंट अफेयर डिस्कशन था। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। ये पूरे क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे, इसको एक बार देख लेना, अगर नहीं होते तो कल इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।